तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएस जो एल्गोरिथम है उसकी जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी एंड राउंड फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन। सो थोड़ा सा मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने जनरल स्ट्रक्चर जो थी डीएस की उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। तो आपको याद है, आप देख सकते हैं डायग्राम। सबसे पहले एक इनिशियल परमुटेशन से आप 64 बिट का जो भी बाइनरी जो भी प्लेन टेक्स्ट चंक है आप उसे इस परमुटेशन से गुजार करके उसकी बिट्स को रीसफल कर देते हैं। और फाइनली फिर जो 64 बिट का आउटपुट परमुटेशन के बाद आता है हम उसे राउंड वन को फीड करते हैं एंड देन राउंड वन कुछ प्रोसेसिंग करता है एंड देन उसके जो आउटपुट है हम उसे राउंड टू को दे देते हैं एंड देन राउंड टू सेम सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करता है जो राउंड वन में हुई थी। और फिर वहाँ से जो आउटपुट आता है आपको वो राउंड थ्री में चला जाता है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है अप टू राउंड 16। एंड राउंड 16 में जो आपको आउटपुट मिलता है हम उसमें क्या करते हैं 32 बिट का स्वैप कर देते हैं। तो 32 बिट का स्वैप करने का मतलब हुआ कि हम पूरे इनपुट को दो हाफ में डिवाइड करते हैं एज पर द फिस्टल सेफर, जो फिस्टल सेफर में भी करते थे। तो लेफ्ट हाफ 32 बिट का हो गया, राइट हाफ भी 32 बिट का हो गया और फिर हम दोनों के बीच में एक एक्सचेंज कर देते हैं, सिंपली 32 बिट एक्सचेंज कर देते हैं। ओके, दैट मीन्स लेफ्ट साइड की 32 बिट्स को हम राइट साइड और राइट साइड की 32 बिट को लेफ्ट साइड भेज देते हैं। और फिर जो आउटपुट आता है 64 बिट का फाइनल स्वैप के बाद उसे हम एक परम्यूटेशन जो कि आपके इनिशियल परम्यूटेशन का इन्वर्स है उससे पास करा देते हैं एंड दैट कंस्टिट्यूट योर आउटपुट। साइमल्टेनियसली दूसरी ओर पर हर राउंड के लिए राउंड की भी जनरेट होती है। और राउंड की मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले आपके जो पास जो यूज़र के पास सीक्रेट की है हम उसे इस की जनरेशन मैकेनिज्म को इनपुट कर देते हैं। ओके, ना चूँकि यूज़र के पास जो की है उसमें वो 64 बिट की है बट दो वो जो 64 बिट्स हैं उसमें 8 बिट आपकी पैरिटी बिट होती हैं। सो अगर आप एक 64 बिट के बाइनरी पैटर्न को 8 के 8 रोज 8 बिट्स के रो वाइज डिवाइड कर दें तो हर आठवीं बिट जो होगी वो आपको पैरिटी बिट होगी। तो 1 to 7 आपकी की बिट्स होंगी, 8th बिट जो है पैरिटी बिट होगी। सिमिलरली 9 to 15 आपकी जो है की बिट्स होंगी एंड 16th बिट जो है वो पैरिटी होगी एंड सो ऑन। तो जो पैरिटी बिट्स हैं दैट मीन्स एवरी 8th बिट्स को हम रिमूव कर देते हैं और फिर हम उसे परम्यूटेशन चॉइस जो है आपके पास एक परम्यूटेशन है फिक्स डीएस में हम उसे पास कर देते हैं। और परम्यूटेशन चॉइस के बाद आपको 56 बिट का एक की पैटर्न मिलता है जिसमें सारी बिट्स एक्चुअली रीसफल्ड हो चुकी हैं एज पर दिस परम्यूटेशन। एंड देन फिर इसके बाद हम क्या करते हैं जो 56 बिट का आउटपुट है इसका हम लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करते हैं और ये सर्कुलर शिफ्ट एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है और हर राउंड के लिए कितने बिट का सर्कुलर शिफ्ट होना है वो फिक्स है। ओके, वी विल सी द टेबल देयर लेटर। देन जो 56 बिट का जो शिफ्ट के बाद जो आउटपुट आता है हम उसे एक और परम्यूटेशन को पास कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन चॉइस 2। और ये परम्यूटेशन चॉइस एक्चुअली एक आपका कंप्रेशन बॉक्स टाइप का है और ये 56 बिट को रिड्यूस करके 48 बिट का आउटपुट जनरेट करता है और ये 48 बिट का आउटपुट आपका राउंड की कहलाता है। और सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम हर राउंड में एक की जनरेट करते हैं और वो की फिर आपके इनक्रिप्शन प्रोसेस को इनपुट कर दी जाती है सो दैट राउंड के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होने हैं वो की के साथ हो पाएँ। ओके, सो नाउ हमने राउंड की स्ट्रक्चर देख ली थी नाउ, लेकिन राउंड की स्ट्रक्चर में हमने ये जो परमुटेशंस क्या हैं कैसे हो कौन कौन से परमुटेशंस हैं ये डिस्कस नहीं किए थे की में। इसके बाद राउंड के अंदर भी जो राउंड फंक्शन था उसमें भी दो परमुटेशन थे, एक एक्सपेंशन परमुटेशन था देन देयर वाज ए another permutation that you can say that was a compression kind of thing. So let's see those permutations. आप देख सकते हैं। सो ये आपका एक एक्सटेंशन परमुटेशन है देन ये सब इट इज़ ए काइंड ऑफ बॉक्स दैट इज़ डूइंग कंप्रेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देन अनदर परमुटेशन है जो कि आपका सिंपली बिट्स को रीसफल करता है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि जो एफ है जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन जो चॉइस है आपकी ये जो कंप्रेशन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के थ्रू ये जो कंप्रेशन बॉक्स है दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ द नॉन लीनियरिटी। वी विल टॉक कम टू दैट पॉइंट।
कि यही आपके नॉन लीनियरिटी का सोर्स है। बाकी आपके जो राउंड फंक्शन में जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग सम रीसफलिंग और सम ऑल दैट, बट दे आर नॉट द सोर्स ऑफ नॉन लीनियरिटी। दिस इज द ओनली one important box that introduce non-linearity into your DES algorithms round. Okay, so let's see first how your how the SBox are designed or how the SBox functions in DES. तो DES में जैसा कि आपने देखा कि ये जो SBox है, यहाँ पे एक सिंगल SBox दिखाया गया है, बट दिस इज नॉट ए सिंगल SBox, इट इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ 8 SBoxes. दिस इज ए ग्रुप ऑफ 8 SBoxes, यहाँ पे हर SBox को 6 बिट का इनपुट मिलता है और 4 बिट का वो आउटपुट जनरेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि हर 48 टोटल बिट्स हैं, तो आप ये 48 बिट्स को 6 के चंक्स में डिवाइड करके एक एक करके सारे SBoxes को इनपुट देते हैं, और फिर हर SBox आपको एक 4 बिट का आउटपुट देगा, और आप उस आउटपुट को आप कंबाइन करके देखेंगे, यू विल गेट 32 बिट आउटपुट। तो ये SBox आपका एक तरीके से बिट्स का कंप्रेशन भी कर रहा है ना, और नॉन लीनियरिटी भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो लेट्स सी, दिस डायग्राम शोज द फंक्शन uses of SBox, how SBox is being used within the FR, within the function, you can say FRK. So ये आपका 32 बिट का जो आउटपुट था राइट हाफ, ये आपने इस एक्सपेंशन बॉक्स से गुजारा, और एक्सपेंशन बॉक्स क्या करता है, इसको 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स 32 बिट्स थी, आपको 48 बिट कर दी। दैट मीन्स देर आर सम बिट्स जिनको रिपीट कर दिया गया है, और टोटल आपकी 48 बिट्स हो जाती हैं। दैट मीन्स ये जो है 16 बिट्स ऐड कर देता है। ओके, ये 16 बिट्स नई जनरेट नहीं हो रही होती हैं, आपका जो 32 बिट का यहाँ इनपुट आया था, इन्हीं में से कुछ बिट्स को मल्टीपल टाइम आउटपुट कर दिया जाता है। ओके, सो आपको 48 बिट आ गया, देन आपकी की 48 बिट की है, दोनों का आपने XOR कर दिया, और XOR के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है, सो उस आउटपुट को आप डिवाइड कर देंगे 6 बिट के 8 चंक्स में। ओके, तो पहली MSB साइड की 6 बिट आपके S1, पहली 6 बिट जो है ना S1 में चली गई, अगली 6 बिट S2 में चली गई, एंड सो ऑन। ओके, नाउ ये जो SBoxes हैं, S1, S2, SBox, S3 अप टू S8, इनकी अपनी अपनी टेबल्स हैं। ओके, और ये इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट जनरेट होगा, दैट इज गवर्न्ड बाय दोज टेबल्स। ओके, सो SBox एक्चुअली सिंपली सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, बट इस सब्सटीट्यूशन की प्रोसेस में ही नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, और हर SBox से 4 बिट का आउटपुट आ रहा है, तो टोटल आपको 32 बिट्स आउटपुट में मिलेंगे। So let's see, these are the initial 4 SBoxes. S1 में ये जो एंट्रीज हैं, you can see row 1, row 2, row 3, row 4. So each SBox have 4 rows and 16 columns. Okay, और हर एक कॉलम में कुछ एंट्रीज हैं। एंड नाउ ये जो एंट्रीज है, these एंट्रीज, ये एंट्रीज कैसे आई, इट वाज केप्ट सीक्रेट। ओके, IBM की जो सेकंड टीम थी, जिन्होंने NSA के साथ, NSA जो है अमेरिका की एजेंसी है, जो उसके साथ जब काम किया था SBox के डिज़ाइन में, तो ये जो डिज़ाइन, ये जो एंट्रीज हैं कैसे बनी हैं, दीज आर नॉट मेड पब्लिक, दे वर केप्ट सीक्रेट। ओके, तो लेट्स सी कि S1 में जब आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसे जनरेट होता है। सो लेट मी यूज़ द पेन। सो सपोज दैट कि आपके पास एक SBox है, आई विल नॉट राइट एनी नंबर, आई विल जस्ट राइट S। ये आपके पास एक SBox है S, और आपने इसे 6 बिट का इनपुट दिया, 6। ओके, एंड यू गेट 4 बिट आउटपुट, and you can say, let's say this is I0, I1, I2, I3, I4 and I5, और आउटपुट में आ रहा है O1, O2, O3 एंड O4। तो आपने 6 बिट इनपुट दिया और आपको 4 बिट आउटपुट मिला। नाउ जैसा मैंने बताया, हर SBox से करस्पॉन्डिंग टेबल है, और टेबल में 4 रो हैं और 16 कॉलम्स हैं।
तो हम किसी भी टेबल में इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा वो कैसे डिसाइड करते हैं। सो लेट्स सी। तो एक्चुअली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट के लिए एक सेल, इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट करने के लिए एस बॉक्स की जो टेबल है उसमें एक सेल आपको चूज करना पड़ेगी। तो सेल को चूज करने के लिए पहले आपको एक रो आइडेंटिफाई करना पड़ेगी और रो के साथ फिर एक कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एक सेल की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर पाएंगे। जैसे सपोज आपको अगर ये वैल्यू 14 चूज करना है तो आपको पहले रोज, अगर इसको R0 R1 R2 R3 अगर से हम रीनेम करें तो 14 को चूज करने के लिए पहले आपको R1 चूज करना होगा और R1 के साथ साथ फिर कॉलम में C0 C1 C2 C3 C4 चूज करना पड़ेगा। तो जब आप R1 और C4 चूज करेंगे देन ये वैल्यू 14 आएगी। तो कॉलन और रो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इनपुट पैटर्न से वो हम देखते हैं अब। तो एक्चुअली जो कन्वेंशन है डीएस में वो ये है कि आपकी I0 एंड I5 ये दोनों मिलकर के आपको रो चूज करने में हेल्प करेंगे। तो इनसे जो भी नंबर बनेगा दैट विल बी रो नंबर, ठीक है। इनके जो भी बाइनरी नंबर है तो उससे ये इट कैन बी 0 और 1 और 2 और 3। आप जानते हैं कि 2 बिट के बाइनरी पैटर्न से यही 4 पॉसिबल नंबर बन सकते हैं। तो I1 I0 एंड I5 मतलब फर्स्ट बिट और लास्ट बिट जो है आपकी, ये दोनों बिट्स, लेट मी पुट मार्क देयर, ये दोनों बिट्स जो है आपको रो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। एंड बाकी की ये 4 बिट्स बचती हैं दैट मीन्स I1 I2 I3 एंड I4, ये जो है आपकी कॉलम्स को चूज करने में हेल्प करती हैं या कॉलम का नंबर बताते हैं कि कौन सा कॉलम चूज करना है। दिस इज़ फॉर रो। सो कॉलम्स में चूँकि 4 बिट्स हैं तो कॉलम्स के नंबर्स हो सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 15। आप 1 से नंबरिंग करना चाहें तो 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक का डिफरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा फिर जब 1 से शुरू करेंगे तो। ओके, सो 0 से नंबरिंग मानना ज़्यादा ठीक है। सो इस तरीके से रो एंड कॉलम चूज हो जाएगा। सो रो एंड कॉलम चूज होने पर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो कि आपके इस टेबल में लिखी हुई है उसको आप 4 बिट में आउटपुट कर देंगे और आप देखेंगे इसमें कोई भी वैल्यू 15 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 बिट से आपके 0 से लेकर के 15 तक के बाइनरी पैटर्न ही बन सकते हैं। ओके, तो आउटपुट जो है ना 0 से 15 के बीच में रहेगा, क्योंकि 4 बिट है तो जो आउटपुट आएगा वो होगा इस तरीके से। एक सेल होगी जिसमें आपका ये जो कॉलम है, लेट्स से कॉलम आपका जो कॉलम है और जो रो है, तो I0 I5 ने आपको रो बता दिया और I1 I2 I3 एंड I4 ने आपको कॉलम बता दिया। और रो और कॉलम से आपको एक वैल्यू मिलेगी और इस वैल्यू को जो है ये लेट्स से दिस वैल्यू इज x, तो x को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इन 4 बिट्स। तो ये आपका आउटपुट होगा जो कि एस बॉक्स जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हम सारे एस बॉक्सेस के लिए आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड सपोज दैट कि ये जो एस बॉक्स है S1 है, और हमने इसको इनपुट दिया, अज्यूम कर लीजिए 1 0 1 0 1 1। तो आउटपुट क्या आएगा, लेट्स कंप्यूट। तो सबसे पहले हमें रो डिसाइड करना है, तो रो के लिए ये दोनों बिट्स रो, तो ये नंबर कितना हुआ 3, दैट मीन्स आपको रो 3 लेना है। नाउ लेट्स कम बैक टू कॉलम। कॉलम क्या होगा, सो कॉलम ये 4 बिट डिसाइड करेंगे 0 1 0 1, सो दैट मीन्स कितना हुआ 5 मतलब
C5, तो C0 से नंबरिंग शुरू करनी है। सो आपका ये 6th कॉलम यू कैन से, सो आपको थर्ड रो नहीं 4th रो, ओके, क्योंकि ये नंबर जो है ना 3 है। सो 4th रो और 6th कॉलम S1 में आप जाएंगे, तो 4th रो एंड 6th कॉलम पर जो भी वैल्यू होगी, तो 4th रो ये रहा 0 1 2 3 4 5 है ना, ये 6 कॉलम। सो दिस विल बी द आउटपुट 9। तो आउटपुट जो आएगा आपका बॉक्स का 9 की बाइनरी होगी। सो 9 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 0 1। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ S1। सो जो DES है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही 8 S बॉक्सेस हैं, और ये S बॉक्सेस की जो एंट्रीज हैं ये फिक्स हैं, एंड ये जो एंट्रीज हैं दीज वर डिजाइंड वेरी केयरफुली सो दैट इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है ना रिलेशनशिप बहुत लीनियर ना हो, यू कैन से, और यू कैन से दैट नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो। सो ये जो बिट्स हैं, ये जो S बॉक्स है इसका डिज़ाइन इस तरीके से रखा गया है कि जो इनपुट्स की बिट्स हैं और आउटपुट की जो बिट्स हैं, तो किसी भी बिट का जो आउटपुट से कनेक्शन है वो लीनियरिटी ना शो करे। दैट मीन्स I0 और O1 के बीच जो रिलेशनशिप है ये नॉन लीनियर हो। I0 I2 O2 I0 O3 I0 O4 एंड सो ऑन, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये कैसी हो, हाईली नॉन लीनियर हो। तो कोई भी दो बिट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप जो हो वो लीनियर ना हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इनको डिजाइन करते समय। ओके, यही क्राइटेरिया था। वी विल सी लेटर सम डेफिनेशंस और क्राइटेरिया जिनको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अचीव किया गया था। सो टोटल एस बॉक्सेस थे, तो दीज आर द 8 टेबल्स, यू कैन गो थ्रू विद दीज टेबल्स। सो ये है आपका एक्सपेंशन परम्यूटेशन जो कि आपके ऐप के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ये बताया था कि एक्सपेंशन परम्यूटेशन क्या करता है, 32 बिट इनपुट लेता है और आपके 48 बिट आउटपुट करता है। दैट मीन्स 16 बिट्स को रिपीट करता है। तो ये जो एक्सपेंशन बॉक्स है, ये जो टेबल है वो एक्सपेंशन बॉक्स की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये टेबल यू कैन सी दैट 1 2 लेकर के 32 जो बिट्स इनपुट में थी एज इट इज वो आउटपुट में तो आ ही रही हैं, ये पोजीशंस हैं उनकी, एंड साथ में इन पोजीशंस पर आप कुछ बिट्स को रिपीट कर रहे हो। दैट मीन्स 32 बार नंबर वाली बिट यहाँ रिपीट हो रही है, 4 8 12 16 20 24 28। सो दैट मीन्स 4 के मल्टीपल में जो बिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं एडिशनली, और इस पोजीशन में इस तरीके से वो आउटपुट में आ रही हैं। एंड 5 9 13 17 21 25 29 एंड 1, ये जो बिट्स के नंबर्स हैं, ये नंबर वाली बिट्स भी रिपीट होकर के आउटपुट में आ रही हैं, और दिस इज़ देयर पोजीशन इन द आउटपुट। तो अगर आप एक पूरे आउटपुट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैन दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आउटपुट बिट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं देर आर टोटल 16 बिट्स, 8 ये, सो टोटल 16 बिट्स जो है एडिशनली आपने ऐड कर दी। 32 तो ये है ही है, एंड 8 बिट और एडिशनली आपने ऐड कर दी। तो ये एक्सपेंशन परम्यूटेशन क्या कर रहा है, आपके बिट्स को एक्सपैंड कर दे रहा है। ओके, और ये एक्सपैंड होने के बाद अब ये एस बॉक्स से गुजरेंगे, और एस बॉक्स से आपको 32 बिट का आउटपुट आता है, और फिर जो 32 बिट का आउटपुट है हम उसे परम्यूट कर देते हैं। तो परम्यूट करने के लिए हम इस परम्यूटेशन को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये बता रहा है कि फर्स्ट बिट किस पोजीशन पर जाएगी, सेकंड बिट किस पोजीशन पर जाएगी। तो इट सेज नंबर इज हियर इज 16। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका 32 बिट का जो पैटर्न था आप उसे ऐसे अरेंज करेंगे पहले 8 के ग्रुप में। तो जो पहली बिट होगी, सबसे पहली बिट वो 16 पोजीशन पर आप ट्रांसफ़र कर देंगे, सेकंड बिट को 7th पोजीशन पर भेज देंगे, थर्ड बिट को 20th पोजीशन पर भेज देंगे, एंड सो ऑन। सो ये जो आपका परम्यूटेशन है, दिस इज़ यूज्ड फॉर रीसफलिंग ऑफ द बिट्स इन एफ। ठीक है, ये जो ऐप के अंदर परम्यूटेशन यूज हुआ मैं उसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, दिस इज़ द परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन एक्चुअली आपका स्ट्रेट डी बॉक्स यू कैन से, क्योंकि 8 बिट ही इनपुट 32 बिट इनपुट लेता है, 32 बिट ही आउटपुट करता है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं की जनरेशन एल्गोरिथम पर जो परम्यूटेशंस इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि की जनरेशन एल्गोरिथम लेफ्ट शिफ्ट इस्तेमाल करती है, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। तो ये आपके टोटल डीएस में 16 राउंड्स हैं, तो हर राउंड के लिए कितना शिफ्ट होना है वो भी फिक्स है, एंड दिस टेबल शोज दोज नंबर। राउंड 1 के लिए 1 बिट का सर्कुलर शिफ्ट होना है, राउंड 2 के लिए 1 बिट का, राउंड 3 के लिए 2 बिट का, राउंड 4 के लिए 2 बिट का, राउंड 5 के लिए 2 बिट का, एंड सो ऑन। तो ये जो नीचे है जो नंबर लिखा हुआ है कि ये बताता है कितने बिट रोटेट होनी है, और ऊपर राउंड नंबर है। तो हर राउंड के लिए नंबर ऑफ बिट्स का रोटेशन फिक्स है। सो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्टिंग होती है।
सर्कुलर शिफ्ट होता है की जनरेशन प्रोसेस में। आई एम टॉकिंग अबाउट की जनरेशन प्रोसेस नाउ। ओके, नाउ ये कुछ परम्यूटेशंस हैं, दो परम्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो की जनरेशन में इस्तेमाल होते हैं, और ये आपकी की है, ये ऑर्गेनाइजेशन है 64 बिट की का। तो आप पहले अगर आपके पास जो की है हम उसे 64 बिट की इस तरीके से मैट्रिक फॉर्म में 8x8 के मैट्रिक्स में अगर हम अरेंज कर दें तो 1 से लेकर के 7th, देन 9 से 15th एंड सो ऑन, ये जो पोजीशंस हैं ये की बिट्स हैं, और 8, 16 ये सब क्या है, पैरिटी बिट्स हैं। तो हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। सो ये जो बिट्स हैं ये आपके एक्चुअली एक तरीके से डिस्कार्ड हो जाती हैं, और परम्यूटेशन चॉइस को जो इनपुट जाता है वो ये बिट्स जाती हैं। ओके, और परम्यूटेशन चॉइस क्या कर रहा है, फिर इन बिट्स को सफल कर दे रहा है। दैट मीन्स बिट नंबर 1 57 पोजीशन पर चली गई, बिट नंबर 2 49 पर चली गई एंड सो ऑन। और फिर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली आपका जो 56 बिट का पैटर्न है तो 28 में डिवाइड हो जाता है, और फिर आपने देखा था कि राउंड के स्ट्रक्चर में फिर इन 28 पर ही ऑपरेशन होते हैं, सर्कुलर शिफ्ट हो या जो भी होना है, फिर उनको कंबाइन करके भेज देना है। ओके, तो ये जो 28 बिट पैटर्न्स हैं इनके ऊपर आपका फर्दर प्रोसेसिंग होती है। एंड इसके बाद जो परम्यूटेशन चॉइस 2 था जिसका काम है 48 बिट की जनरेट करना, तो आप देख सकते हैं इसको जो इनपुट देते हैं वो एक्चुअली आपका 56 बिट का इनपुट होता है, और ये आपको ओनली 48 बिट आउटपुट करता है। तो दैट मीन्स ये कुछ बिट्स को इसमें से ड्रॉप कर देता है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई विच बिट्स आर ड्रॉप्ड। ओके, सो केवल ये जो पोजीशंस वाली बिट्स हैं वो अपीयर होती हैं, और जो नहीं अपीयर होंगी यहाँ पे आप देख लेंगे, ढूंढ लीजिएगा। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बाय जस्ट लुकिंग कि कौन सा बिट नंबर जो यहाँ अवेलेबल है बट यहाँ नहीं है। ओके, सो ये जो परम्यूटेशन चॉइस 2 है, जब ये परम्यूटेशन को फॉलो करने के बाद जो आउटपुट आएगा दैट विल बिकम द राउंड की। ओके, सो दिस इज योर डीएस एल्गोरिथम। नाउ हम आते हैं डीएस की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डीएस जो है का जो प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस था, दैट रिमेन कंट्रोवर्शियल। डीएस का जो स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्टेंस था वो कंट्रोवर्शियल रहा, और उस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण थे, मेन पहला एक कारण था कि ओरिजिनल जो लूसीफर एल्गोरिथम थी उसमें जो की का साइज़ था 128 बिट था, और डीएस में उसे घटा करके 64 बिट कर दिया गया था, और इफेक्टिवली एक्चुअली 56 बिट था, क्योंकि 8 बिट आपकी पैरिटी है, तो वो 8 बिट की के तौर पर उनको काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये एक इशू था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू कि क्या ये इशू इन रियलिटी एक जेन्युइन इशू था, या दैट मीन्स स्मॉल की साइज उस टाइम के लिए ये स्मॉल था या नहीं था। तो अगर आप इस की स्पेस को देखें तो अगर आप 56 बिट की जब की बात करते हैं तो टोटल पॉसिबल कीज कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 56 जानते हैं आप, क्योंकि 56 बिट का पैटर्न है टोटल, तो आपके अगर सारे कॉम्बिनेशंस बनाना हो तो 2 की पावर 56 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो जो की स्पेस का साइज़ था वो कितना था, 2 की पावर 56, जो कि अगर आप डेसिमल सिस्टम में ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड टू रफली अप्रोक्सीमेटली 7.2 इंटू 10 टू द पावर 16। सो यू कैन सी दैट कि इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज की साइज। सो ब्रूट फोर्स अटैक जो है ना इम्प्रैक्टिकल दिखाई लगता है। ओके, सो एट दैट टाइम जब आप डीएस 1972 की बात कर रहे हैं, उस टाइम के हिसाब से ये की साइज़ काफ़ी बड़ा था। लेकिन उसी टाइम पर आप 1977 में डेफी ने पोस्टुलेट किया। सो ही एक्चुअली रोट अ पेपर, एंड उसमें उन्होंने एक पैरेलल मशीन की एक अवधारणा ली, पोस्टुलेट किया, इमेजिन की एक पैरेलल मशीन बनाने की, जिसमें 1 मिलियन इंक्रिप्शन डिवाइसेस थी। सो 1 मिलियन मीन्स 10 लाख इंक्रिप्शन डिवाइसेस उन्होंने तो ये फिजिकली मशीन नहीं बनाई थी उन्होंने, ही वाज जस्ट पुट ए पोस्टुलेशन, थ्योरेटिकली उन्होंने एक असेसमेंट किया विद सम रेशनल मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड ही सो दैट कि अगर 1 मिलियन हम ऐसी मशीन्स को मिला करके एक पैरेलल मशीन बना लें तो ये जो मशीन है एक इनक्रिप्शन 1 माइक्रोसेकंड में कर पाएगी। उस टाइम पर ये मुश्किल रहा होगा, बट नाउअडेज ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 इनक्रिप्शन पर माइक्रोसेकंड इज़ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि
कंजर्वेटिव अजम्पशन होगी, इससे ज़्यादा फास्टर मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि एक ही माइक्रोसेकंड में थाउजेंड्स ऑफ इंक्रिप्शन परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, बाय द वे इस अजम्पशन के भी अकॉर्डिंग अगर हम मशीन एक पोस्टुलेट करते तो उस समय उन्होंने एस्टिमेट दिया था डेफी ने कि अगर हम इस तरीके की एक मशीन बनाएंगे तो एवरेज जो सर्च टाइम है, दैट मीन्स जो की को सर्च करने में जो एवरेज सर्च टाइम, एवरेज सर्च अगर हम फॉलो करें, दैट मीन्स हमें 2 की पावर 55 की ट्राई करनी हो तो ये काम हम लगभग 10 आवर्स में कर पाएंगे इस मशीन से। ये जो मशीन उन्होंने जिसने पोस्टुलेट किया था, जिसके मशीन के बारे में उन्होंने इमेजिनेशन किया कि ऐसी मशीन बनाई जा सकती है, और पूरा एक एस्टिमेट दिया कैसे बना पाएंगे इस पैरेलल मशीन को, और इंडिविजुअल मशीन है उसके क्या सिचुएशन आर्किटेक्चर होगा एंड सो ऑन। तो इसके लिए उन्होंने जो कॉस्ट एस्टिमेट की थी कि इस मशीन को बनाने में जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर एंड द रेट ऑफ 1997, जो भी डॉलर का रेट रहा हो उस समय उसके हिसाब से उस 1997 में 20 मिलियन डॉलर का असेसमेंट उन्होंने किया था कि 20 मिलियन डॉलर आपको खर्च करना पड़ेंगे। सो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट नहीं है, डॉलर्स में है, तो इट इज़ अ बिग अमाउंट टू ब्रेक दिस पेपर। सो एक्चुअली ये जो सब इंटरेस्ट है दिस वाज जस्ट फॉर थियोरेटिकल पर्पज, बट प्रैक्टिकली एट दैट टाइम दिस मशीन वाज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड। सो दैट मीन्स आपकी जो डी एस एल्गोरिथम है दैट टाइम वाज लुकिंग सेफ और वाज सेफ एक्चुअली। लेकिन 1998 में आपके दैट मीन्स 1972 के बाद से यू कैन से आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 25-26 ईयर्स लेटर डीएस को ब्रेक कर दिया गया। एंड ये जो ब्रेक है ये किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव ब्रोकन दिस डीएस एल्गोरिथम। तो उसके लिए उन्होंने एक डीएस क्रैकर मशीन बनाई थी, एक मशीन स्पेशल पर्पज मशीन बिल्ट की थी, उसका आर्किटेक्चर भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था, अभी भी आप उसको देख सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की साइट पर जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आर्किटेक्चर ऑफ दैट मशीन एंड डिटेल ऑफ दैट अटैक। ओके, सो ये जो अटैक है उन्होंने एक ब्रूट फोर्स अटैक एक्चुअली लॉन्च किया था और उसके वो एक मशीन बना करके किया था। ओके, एंड इस मशीन के थ्रू उन्होंने जैसे उन्होंने डीएस क्रैकर नाम दिया था, लेस देन 3 डेज में डीएस को ब्रेक करके दिखाया, 3 दिन से कम में। सो इट इज़ ए फीजिबल टाइम, आसानी से इतने टाइम में अटैकर अटैक कर सकता है, इतने टाइम तक वो वेट कर सकता है डिक्रिप्शन होने का, की पता करने का। और इस मशीन की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, 2.5 लाख डॉलर थी। ओके, सो इस अटैक की मदद से आप देख सकते हैं कि अब जो डीएस है उसका यूज करना फिजिबल नहीं रह गया था। हालांकि 1998 में डीएस पर अटैक सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकन जो एजेंसीज हैं ANSI और NIST एक्चुअली उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू स्टैंडर्ड, और उन्होंने उसी 2 साल पहले ही बोल दिया था कि नाउ हम डीएस को स्टैंडर्ड के तौर पर मतलब अब रिकमेंड नहीं करेंगे आपको। डीएस के जगह पर उन्होंने 3DS को रिकमेंड किया, दैट इज जिसमें हम DES एल्गोरिथम को ही यूज करके एक एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं जिसे हम 3DES बोलते हैं। सो 3 टाइम हम DES एक्चुअली यूज करते हैं उसमें, वी विल सी दैट लेटर कि वो कैसे काम करती है 3DS। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड DES एल्गोरिथम। तो DES एल्गोरिथम फाइनली 1998 में ब्रेक हो गई थी। हालांकि ये याद रखना है कि ये जो अटैक था जो EFF ने बनाया था ये एक्चुअली मशीन थी, एक्चुअली मशीन की वजह से अटैक पॉसिबल हो पाया। और ये जो अटैक है इट वाज ए ब्रूट फोर्स अटैक एक्चुअली, इट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ क्रिप्टोनालिटिक और मैथमेटिकल अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक था जो कि की साइज़ पर था। तो अगर आप DES में किसी तरीके से की साइज़ बढ़ा देंगे तो ये अटैक इनफीजिबल भी हो सकता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक अराउंड 1998। सो 98 के बाद DES वैसे भी यूज़ करना बंद हो गया था क्योंकि अब वो सेफ़ नहीं था। उससे पहले ही लोग NIST ने हटा दिया था, इस रिकमेंड कर दिया था कि हम DES यूज़ नहीं करेंगे और नई एल्गोरिथम वो खोजने लग गए थे। एंड अराउंड 2001 में AES को स्टैंडर्ड के तौर पर अडेप्ट कर लिया गया था। नाउ देयर इज़ वन मोर अटैक दैट इज़ कॉल्ड टाइमिंग अटैक। सो टाइमिंग अटैक्स is also very important attack and it is a powerful attack that have broken some good encryption algorithms also.
तो टाइमिंग अटैक कैसे काम करता है? टाइमिंग अटैक एक्चुअली एक देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम that that actually govern the time टेकन बाय एल्गोरिथम। सो एक्चुअली क्या है कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो टाइम है वो इनपुट्स में नंबर ऑफ बिट्स कितनी वन है उस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स आप अगर हैमिंग डिस्टेंस देखें, हैमिंग जो वैल्यू है या नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके इनपुट में, उस पर आपके इनक्रिप्शन टाइम डिपेंड करता है। लेट मी रिपीट अगेन, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो टाइम है वो इनपुट में नंबर ऑफ इनपुट में, या दोनों का, इनक्रिप्शन के केस में इनपुट आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, डिक्रिप्शन के केस में प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इनपुट टर्म को आपको इस तरीके से लेना है। तो अगर हम इनक्रिप्शन की बात करें तो इनक्रिप्शन में जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी वन है उनकी काउंट पर डिपेंड करेगा कि इनक्रिप्शन में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, सिमिलरली डिक्रिप्शन में जब आप सिफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं तो सिफर टेक्स्ट में कितनी बिट्स वन है उस पर डिपेंड करता है कि डिक्रिप्शन में कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली कुछ एल्गोरिथम्स के केस में की में कितनी बिट्स वन है, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो लगने वाला टाइम है वो की में नंबर ऑफ बिट्स कितनी वन है उस पर भी डिपेंड करता है। और यू कैन से दैट उनके प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स वन होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम नंबर ऑफ बिट्स वन होंगी तो कम टाइम लगेगा। ओके, चाहे की बात करें, चाहे प्लेन टेक्स्ट की या सिफर टेक्स्ट की। सो ये एक बहुत सारी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स की प्रॉपर्टी है। ओके, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की कई की केस में ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ बिट्स पर उनका एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है। ओके, तो पीपल थॉट दैट क्या हम इस फैक्ट को डीएस में एक्सप्लॉइट करके डीएस को अटैक कर सकते हैं क्या? ओके, सो दिस अटैक इज नाउन एज एक्चुअली टाइमिंग अटैक। तो टाइमिंग अटैक में हम क्या करते हैं कि सपोज एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है तो हम उसको डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट इनपुट करेंगे। ओके, और वो प्लेन टेक्स्ट कैसे होंगे हम स्ट्रेटेजिकली चूज करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि नंबर ऑफ बिट्स नंबर ऑफ वन बिट्स जो ना इंक्रीजिंग हो। पहले में हमने देखा कि कोई भी इनपुट वन नहीं है तब टाइम कितना लग रहा है, एक इनपुट एक बिट वन है तब कितना टाइम है, दो बिट वन है तब कितना टाइम लग रहा है, एंड सो ऑन। ओके, सो हमने डिफरेंट इनपुट्स ट्राई किए जिसमें नंबर ऑफ बिट्स बदल रहे हैं। सो नंबर ऑफ बिट्स बदलते जाइए और उसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है। तो हम एक इसके बेस में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा, और उसके बेस पर हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपकी प्लेन टेक्स्ट में कितनी बिट्स आपकी वन है। सो एक्चुअली अटैकर इसमें क्या करता है, एक प्रोफाइलिंग करता है कुछ इस तरीके से। एक ऐसा चार्ट प्लॉट कर देगा कि नंबर ऑफ बिट्स वन, जो कि वन है, यहाँ काउंट, और इधर टाइम। सो लेट्स से अगर हम इनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइम का मतलब है इनक्रिप्शन टाइम, इनक्रिप्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, और ये है नंबर ऑफ बिट्स वन इन प्लेन टेक्स्ट। तो इस तरीके से अटैकर क्या करेगा कि देखेगा कि अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स के लिए वो ट्राई करेगा, और ये एज्यूम कर लीजिएगा जो टोटल बिट्स आपके प्लेन टेक्स्ट में 64 बिट्स हैं, 128 भी ले सकते हो। तो अटैकर ने क्या किया कि जब बिट्स 10 थी तब टाइम कितना लिया, तो लेट्स से 10 और टाइम लगा इतना, तो उसने एक पॉइंट यहाँ मिल गया उसको। जब बिट्स 20 थी तब टाइम लेट्स से इतना लगा, तो एक पॉइंट यहाँ उसने रेज कर लिया इस तरीके से। एंड ऐसे ही उसको कई सारे पॉइंट्स मिलते चले गए। नंबर ऑफ बिट्स लेट्स से अगर 30 थी तो ये टाइम लग रहा है, 40 थी तो इतना टाइम लग रहा है, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से उसने एक प्लॉट तैयार कर लिया। ओके, सो आप इसे कह सकते हैं टाइमिंग प्रोफाइल, आप किसे कह सकते हैं। ये मैं इनक्रिप्शन के लिए दिखा रहा हूँ, सिमिलर कैन बी डन फॉर डिक्रिप्शन ऑल्सो, और की के लिए भी किया सकता है। ये प्लेन टेक्स्ट के लिए, ये एनालिसिस की के लिए भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब अटैकर टाइमिंग प्रोफाइल निकाल लेगा इनक्रिप्शन के लिए, टाइम और प्लेन टेक्स्ट में, टाइम और की के बीच में, एंड टाइम और सिफर टेक्स्ट के लिए भी कर सकता है। और इस तरीके के टाइम प्रोफाइल से अब अटैकर क्या कर सकता है कि नाउ अटैकर को मान लीजिए
उसने गैस किया कि प्लेन टेक्स्ट उसने अपनी चूज पर्सन उसने चूज किया, या एक तरीके से उसने ऑब्जर्व किया कि आपको जब डिक्रिप्शन करने में लेट से इतना टाइम लग रहा है, जो टाइम है आपका वो वैल्यू ये है, कोई भी टाइम है सेकंड में, यहाँ पर इतना टाइम है, सो लेट से एक्स इज दिस दैट टाइम। तो आपको जब इंक्रिप्शन करने में एक्स टाइम लग रहा है, तो आपके प्लेन टेक्स्ट में कितने बिट वन होंगे, अटैकर को ये गैस करना है। तो वो एक इस प्रोफाइल पर यहाँ एक पॉइंट निकालेगा और इस पॉइंट से ये वैल्यू पता कर लेगा, और उसे मालूम हो गया कि टोटल 30 बिट्स जो है ना वन थी आपके इनपुट में प्लेन टेक्स्ट में। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन अब आपके किसी दूसरे अटैक में अटैकर यूज कर सकता है। सिमिलरली अगर ये मान लीजिए की के लिए है, यही एनालिसिस की के लिए आपने किया होता, नंबर ऑफ बिट्स की में कितनी थी, और इसी तरीके से एक टेबलर बनाई हुई थी, फिर आपने जब इनक्रिप्शन टाइम नोट कर लिया अटैकर, आप जब सेंडर इनक्रिप्ट कर रहा था तब, और देखा कि एक्स बिट मिनट्स लग रहे हैं, और एक्स मिनट के लिए उसने इसमें पॉइंट पर एक्स की वैल्यू यहाँ से करस्पॉन्डिंग वाई निकाल लेगा, सॉरी ये वाई है तो ये एक्स, और लेट्स से दिस वैल्यू इज वाई। ओके, तो इनपुट एक्स के लिए उसने वाई निकाल लेगा आसानी से, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके पॉसिबली एक दिस विल बी ए गैस, ध्यान रखना इट विल बी ए गैस, थोड़ा बिट्स कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट रफली उसको एक एस्टिमेट मिल गया कि आपके लेट्स सपोज इनक्रिप्शन में इतना टाइम लगा तो कीक में इतनी बिट्स हैं, लेट्स से 32 बिट्स वन है, तो आपकी टोटल 64 बिट की थी, आपको मालूम है कि आपकी की में जो 32 बिट्स वन है, तो आप केवल आप वही कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे ब्रूट फोर्स में जिसमें 32 बिट वन हो या उसके आसपास नंबर ऑफ बिट्स वन हो। तो इस तरीके से अटैकर के पास अब एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिल गई, और अब अटैकर कम समय में ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च कर पाएगा। तो इस तरीके से टाइमिंग अटैक से अटैकर कई तरीके के क्रिप्टो सिस्टम्स को ब्रेक कर सकता है। एक और अटैक है सिमिलरली जिसमें पावर अटैक जिसको बोलते हैं, पावर अटैक। तो पावर अटैक में वो टाइम की जगह पे क्या करता है, पावर कंजम्पशन निकालता है कि सपोज उससे समहाउ आपके जो चिप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चिप थोड़ी देर के लिए एक्सेस लग गया, और उसने इंक्रिप्शन करके और डिक्रिप्शन करके देख लिया कि जब इतनी बिट्स वन है तब इतना टाइम पावर कंज्यूम करती है आपकी चिप, जब प्लेन टेक्स्ट में ज़्यादा बिट्स वन बढ़ा देते हो तो उतना और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, और वो हर बिट्स के लिए, हर बिट काउंट के लिए की में अलग अलग बिट काउंट की के लिए वो पावर एनालिसिस करके पावर प्रोफाइल बना लेता है, इसी तरीके से एक ग्राफ प्लॉट कर लेता है। तो फिर जब आप किसी टाइम पर जब आप इंक्रिप्शन करके डेटा सेंड कर रहे हैं और समहाउ उसने आपके पावर कंज्यूमशन नोट कर लिया, और उसके बेस पर वो आपकी की के बारे में आइडिया लगा सकता है। तो ये जो कुछ अटैक्स हैं इन्हें हम साइड चैनल अटैक्स भी बोलते हैं। ये जो अटैक्स हैं इन्हें साइड चैनल अटैक बोलते हैं, साइड चैनल अटैक्स। ठीक है, जो अटैकर मॉडल हमने पढ़े थे ये उनसे अलग हैं। तो ये जो साइड चैनल अटैक्स हैं समटाइम्स कई मेथड्स में यूजफुल हैं, खास करके ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स जितने हैं उन पर ज़्यादा यूजफुल हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अटैक है। तो इस अटैक को स्टडी किया गया डीएस एल्गोरिथम के ऊपर, एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि डीएस में ये अटैक कोई खास प्रोग्रेस नहीं करता है, कोई खास इफेक्टिव नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो डीएस एल्गोरिथम है टाइमिंग अटैक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है। ओके, देन लेटर एक और अटैक बाद में प्रपोज किया गया, दैट इज नाउन एज डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक, जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो बेहम ने प्रपोज किया था, एंड ही हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस अटैक। सो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक जो है इट वाज द फर्स्ट अटैक जिसने फॉर्मली डीएस को इनसिक्योर प्रूव किया। ठीक है, जिसने फॉर्मली दिखाया कि दिस अटैक कैन बी यूज टू ब्रेक डीईएस। ओके, नाउ लेट आप अभी इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकालें। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब डीएस इसी से अटैक से ब्रेक हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो अटैक है इससे आप डीएस को ब्रेक तो कर सकते हैं, बट दिस अटैक इज ओनली ऑफ थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस कैसे है, क्योंकि ये अटैक में आपको डीएस को अगर ब्रेक करना है तो आपको 2⁻47 इंक्रिप्शन करना पड़ेंगे। आपको याद होगा जब आपको ब्रूट फोर्स अटैक अगर लॉन्च करना है तो रफली 2⁵ इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हैं वो आपको परफॉर्म करना पड़ेंगे ऑन एवरेज। ये ऑपरेशन इंक्रिप्शन का आपको करके देखना पड़ेगा, जो कि ईएफएफ ने किया। रफली 2⁵ जो है इंक्रिप्शन करने पड़ेंगे आपको।
ओके। और आपको मालूम है कि 2 की पावर 56 की हैं टोटल, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज करके निकाला है ये वैल्यू एक्चुअली। सो एवरेज में 2 की पावर 55 की ट्राई करना पड़ेंगी आपको, इनक्रिप्ट करके देखना पड़ेंगी, तब आपको करेक्ट की मिलेगी। ओके। सो आपका ये जो अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक, आपको मालूम है कि इनफीजिबल है एक तरीके से, जब तक कि डी 1998 से पहले की बात कर रहा हूँ, तब उस समय तक इनफीजिबल था। लेकिन डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस एल्गोरिथम जो है ना, इसको मोर बेटर तरीके से ब्रेक कर सकती थी, मोर बेटर टाइम में। और उसको अगर आप डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस से डीएस को अटैक करते हैं तो रफली 2 की पावर 47 इनक्रिप्शन आपको करना पड़ेंगे या डिक्रिप्शन करके देखना पड़ेंगे। मतलब 2 की पावर 47 डिक्रिप्शन में जितना टाइम लगता है, एक्चुअली डिक्रिप्शन करके नहीं देखना होंगे। मेरा मतलब यह था कि 2 की पावर 47 जो इनक्रिप्शन ऑपरेशन के बराबर जो टाइम है, एक्चुअली इसको टाइम को इसके इनक्रिप्शन के तौर पर मैप कर दिया गया है। जैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं कि इतनी स्टेप्स या इतने कंपैरिजन, तो इसी तरीके से इसको यूनिट लिया गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 की पावर 47 इनक्रिप्शन करने में जितना एफर्ट लगता है, उतने एफर्ट में डीएस जो है आपके डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक डीएस को ब्रेक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। ये जो टाइम है इट इज़ वेरी वेरी लेस, वेरी लेस देन 255। सॉरी, ये तो ग्रेटर है, उल्टा मैंने सिंबल बना दिया, ये होना चाहिए ऐसे। ओके, ये जो टाइम है वेरी ग्रेटर देन दिस, सो दैट मीन्स काफ़ी रिडक्शन आता है। दैट मीन्स 8 बिट्स, सो 2 की पावर 8 64 टाइम बेटर अटैक है ये ब्रूट फोर्स अटैक से, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। तो डीएस एल्गोरिथम को डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक से ब्रेक किया जा सकता है, और इसमें जो एफर्ट आपको लगेंगे वो 2 की पावर 47 इनक्रिप्शन के बराबर टाइम रफली लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ये जो इनक्रिप्शन जो डिक्रिप्शन से जो आपका है डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस, उसको आपको 2 की पावर 47 चोजन प्लेन टेक्स्ट भी चाहिए। सो इतने प्लेन टेक्स्ट भी आपको इकट्ठा करना पड़ेंगे इनपुट, तब आप कर पाएंगे। सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, एजम्पशन थी कि आपके पास इतने प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए जिसे आपने किसी स्ट्रेटजी से, एक अच्छी स्ट्रेटजी से चूज किया है, एंड देन ये खास स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या है, इनपुट का और आउटपुट का जो डिफरेंस है वो आप उनका एनालिसिस करके हमने ये एक खास ऐसे ऐसे प्लेन टेक्स्ट इकट्ठे किए हैं जिनमें इनपुट का डिफरेंस आउटपुट के डिफरेंस से ज़्यादा नहीं है। बिट्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में एक्चुअली हम डिफरेंस लेते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंस है उसके बेस पर हमको इतने पेयर्स चाहिए, सॉरी इतने प्लेन टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड होंगे, जो कि इतने प्लेन टेक्स्ट रिक्वायर्ड इकट्ठे करना एक इनफीजिबल टास्क है, क्योंकि हम एक की से इतने प्लेन टेक्स्ट को कभी भी इनक्रिप्ट नहीं करते हैं। जो आप सेंड करते हैं तो हम एक की को रिपीट यूज़ नहीं करते हैं, हम एक की को कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं। इवन एक्चुअली विद इन एक ही सेशन के लिए हम की इस्तेमाल करते हैं। आपने सेशन की का नाम सुना होगा, जब हम वेबसाइट्स के थ्रू इनक्रिप्शन किसी सिक्योर साइट से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो साइट्स हैं एक सेशन की इस्तेमाल करते हैं सेशन के लिए, तो वो सेशन की एक ही सेशन के लिए होती है। तो हम एक सेशन में कभी भी इतने प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक पावरफुल तो है, ये डीएस को ब्रेक कर सकता है, बट ये जो ब्रेक है ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि ईवीएम को हम थ्योरेटिकली दिखा सकते हैं कि ईवीएम कैन बी हैक्ड, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेंगे जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल अजम्पशन क्या लेना पड़ेगी कि ईवीएम को हमारे पास ईवीएम का फिजिकल एक्सेस हो। जब हमारे पास ईवीएम हो और हम उसमें यूएसबी केबल या कोई केबल कनेक्ट करके कंप्यूटर से अटैच कर पाएँ,
और हमारा जो सॉफ्टवेयर है फिर वो हम उस पर लगाएं और फिर हम हैक कर पाएंगे। तो ये एजम्पशन हम लेकर के दिखा सकते हैं कि ईवीएम ब्रेक हो जाएगी थ्योरेटिकली, और हो सकता है कि इतना हमें टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब इलेक्शन होगा ईवीएम में तो आपको अटैक करने के लिए वो थोड़ी मिलेगा, क्योंकि वो तो एक दिन के लिए ही अवेलेबल होगी। तो हो सकता है आप एक दिन में ना कर पाएँ। दूसरा, आपको जो ना फिजिकल एक्सेस नहीं मिलेगा मशीन का, क्योंकि बूथ में ऐसा तो नहीं है कि आप लैपटॉप लेकर के जाएंगे और कोई आपको रोकेगा नहीं और आप आराम से ईवीएम में जाकर के अपना कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करेंगे और हैक करना शुरू कर देंगे वहीं बैठ के, क्योंकि वो वाईफाई से तो चलती नहीं है कि आप कहीं बाहर से चोरी छुपे उससे कनेक्ट हो जाए और फिर हैक कर लें, क्योंकि ईवीएम में वाईफाई होता ही नहीं है। और जब वाईफाई होता ही नहीं है तो दूर रिमोट से तो उसे एक्सेस करने का सवाल ही नहीं उठता है। ईवीएम में इंटरनेट है नहीं है, तो इंटरनेट से भी कनेक्ट होकर के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। कोई ऐसी मशीन जिसमें इंटरनेट नहीं है तो आप उसे हैक कर लेंगे इंटरनेट से रिमोटली? नहीं कर पाएंगे। जैसे आप, मैं अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर में एक फ़ैन लगा हुआ है, आप उसे हैक कर लेंगे इंटरनेट से? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फ़ैन तो इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं है। आप उसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे मशीन फ़ैन को? हाँ, अगर फ़ैन में आपका कुछ डिवाइस लगी हुई है और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और इंटरनेट से वो देन आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से कहीं से, लेकिन उसमें इंटरनेट होता ही नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी ने भी फ़ैन को अटैक किया आपके को, या आपके टेलीविज़न को अटैक कर लिया हो इंटरनेट से जुड़ करके, क्योंकि अब तो हालांकि टेलीविजन में इंटरनेट आ गया है, लेकिन एक पुरानी टेलीविज़न की बात करें या आपकी एसी की बात करें कि एसी को आपको हैक कर लिया किसी ने इंटरनेट पर बैठ करके हैक करने, ऐसा नहीं होता है। आपका हैक होता है तो लैपटॉप या मोबाइल होता है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कभी भी आपने देखा वो नॉन स्मार्टफोन जो हैं, जितने भी स्मार्टफोन हैं जिनमें इंटरनेट नहीं होता है, जो फीचर फ़ोन्स हैं, हालांकि अब कुछ कुछ फीचर फ़ोन में भी इंटरनेट आने लग गया है, लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसा फ़ोन जिसमें इंटरनेट है ही नहीं है, तो आप उसे कैसे हैक करेंगे, है ना। सो ये जो अजम्पशन थी डीएस में, जो मैंने जो इसके केस में डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस के टाइम पर ली गई थी, वो ये थी कि आपके पास इतने सिफर टेक्स्ट, सॉरी इतने चोजन प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो इसलिए आपका डीएस एल्गोरिथम सेफ था इसके अगेंस्ट में भी। नाउ एक और अटैक है डीएस के अगेंस्ट में, दैट इज़ जो कि डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस के बाद आया था, जिसे हम बोलते हैं लीनियर क्रिप्टोनालिसिस अटैक। और लीनियर क्रिप्टोनालिसिस का अटैक का काम क्या है एक्चुअली? लीनियर क्रिप्टोनालिसिस क्या करता है, आपको मालूम है कि कोई भी एस बॉक्स अगर है, जो ज़्यादातर अटैक एस बॉक्स पर किए गए हैं, तो इसलिए हम एस बॉक्स के ही लेकर के बात कर रहे हैं। ये कोई भी बॉक्स हो सकता है, जरूर नहीं एस बॉक्स हो। सो एस बॉक्स है, इनपुट है आपका यहाँ, और एक आउटपुट आया आपके पास। हम बिट्स लेवल की बात नहीं कर रहे, कितने बिट का इनपुट है कितने बिट का आउटपुट है, उससे मतलब नहीं है। ये इनपुट है और एक आउटपुट है। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश कर रहा है एस। ये रिलेशनशिप कैसी होती है? नॉन लीनियर, है ना। सो लेट्स से इनपुट एक्स है और आउटपुट वाई है, तो एक तरीके से आप एस क्या कर रहा है, एक फंक्शन बना रहा है एफ एक्स इक्वल टू वाई। सो ये एफ है, ये आपका एस बॉक्स है ना। एस बॉक्स में इसी एफ को इंप्लीमेंट किया गया, और हम क्या कर रहे हैं कि ये एफ कैसा है, नॉन लीनियर। तो लीनियर क्रिप्टोनालिसिस एक्चुअली क्या करने की कोशिश करता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर रहा है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को वो एक लीनियर फंक्शन से वो एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और लेट्स से दैट फंक्शन इज एफ एल, जो कि लीनियर है नेचर में, लेकिन वो ऐसी ही बिहेवियर शो करता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। और यहाँ पर एफ एल क्या है, ये रफली अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन इस लीनियरिटी को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम एक ऐसा फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रोक्सीमेट करता है। आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेट, ये नहीं कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमें कंप्यूट करना है। हम एक ऐसा फंक्शन निकालेंगे जो कि लीनियर होगा और जो इस तरीके से बिहेव करेगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही बिहेव करेगा। आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमेशा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐप की तरह से ही आउटपुट देगा। और ये फंक्शन कैसा है, लीनियर। तो जब हम ये एफ निकाल लेंगे, और ये लीनियर रिलेशनशिप हमने पता कर लिया, एक फंक्शन पता कर लिया जो इस रिलेशन को सिमुलेट करता है एक तरीके से, तो हम इसका इन्वर्स से y के करस्पॉन्डिंग x निकाल लेंगे। तो लीनियर क्रिप्टोनालिसिस अटैक में ऐसे ही फंक्शन ऐप को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक, जिसने कई क्रिप्टो सिस्टम्स को ब्रेक कर दिया था।
जो उस समय इनके आने से पहले तक सेफ माने जाते थे। सो डीएस पर भी ये अटैक लॉन्च किया गया, स्टडी की गई, डीएस पर भी लीनियर क्रिप्टोनालिसिस अप्लाई किया गया। ना इसका जो अटैक के बाद, जो स्टडी के बाद जो रिजल्ट्स आए वो कुछ इस तरीके से थे कि अगर आप डीएस को इससे ब्रेक कर सकते हैं तो उसमें जो टाइम लगने वाला है ब्रेक करने में लगभग 2⁻43 इंक्रिप्शन के बराबर टाइम लगेगा। मतलब इतने स्केल का टाइम लगने वाला है, लगभग इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। जो 2⁻43 इंक्रिप्शन में जो एफर्ट लगता है उतना एफर्ट ही लीनियर क्रिप्टोनालिसिस लॉन्च करने में डीएस को लगेगा और आप सक्सेसफुली ब्रेक कर लेंगे। साथ में आपको ट्रोजन प्लेन टेक्स्ट कितने चाहिए, वो भी 2⁻43 चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। इनपुट में आपको इतने प्लेन टेक्स्ट रिक्वायर्ड होंगे। सो यहाँ 2⁻47 था डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में और यहाँ भी 2⁻47 था। तो आप देख सकते हैं कितने पावर कम हो गया, 4, दैट मीन्स 16। सो ये 16 टाइम बेटर अटैक है, 16 टाइम्स बेटर लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कहना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम बेटर अटैक है डिफरेंशियल से। लेकिन अगेन 2⁻43 प्लेन टेक्स्ट मिल पाना ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप एक सेशन में आते हो किसी वेबसाइट से जब कम्युनिकेट करते हो, फॉर एग्जांपल जब बैंक से आपने 5 मिनट के लिए भी कम्युनिकेट किया तो आप बहुत ज़्यादा डेटा एक्सचेंज नहीं करते हो। तो जितना भी करते हो आपने 5 मिनट में बहुत भी ज़्यादा डेटा एक्सचेंज किया बैंक से, बार बार बहुत जल्दी जल्दी सेकंड्स में आपने 4 पेजेस ओपन किए और क्लोज किए, जल्दी जल्दी बहुत सारा डेटा कम्युनिकेट किया, एक्सचेंज किया, तब भी इतने प्लेन टेक्स्ट चंक्स आपके ट्रांसमिट नहीं होंगे, क्योंकि और सेशन में आप की को रिपीट करते नहीं हो। तो इतने प्लेन टेक्स्ट एक ही की के लिए आपको स्टडी करने के लिए एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट या सिफर टेक्स्ट जो भी है। सो इतने प्लेन टेक्स्ट को लेकर के डीएस को अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो ये अटैक भी प्रैक्टिकल नहीं था, इट वाज आल्सो इम्प्रैक्टिकल ओवर डीएस। जबकि ये अटैक्स ने आते ही बहुत सारे इनक्रिप्शंस को ब्रेक कर दिया था। आप चाहें तो इनके बारे में इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन कौन से अटैक्स, कौन कौन से मेथड्स थे जिनको ब्रेक किया। एक मैं नाम बता देता हूँ, एक इनक्रिप्शन का नाम था FEAL, फील। ये एक इनक्रिप्शन मेथड था 90 के आसपास में, और उस समय इसको ब्रेक कर दिया गया था। और भी है, ओके। सो लीनियर क्रिप्टोनालिसिस भी डीएस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, या ये कह सकते हैं इट वाज ए पुअर परफॉर्मर। नाउ वन मोर थिंग, एक्चुअली ये जो दोनों अटैक्स थे लीनियर और डिफरेंशियल, ये दोनों पावरफुल अटैक थे, बट दीज अटैक्स बिकेम अनसक्सेसफुल अगेंस्ट डीएस। नाउ इसके पीछे फिर लोगों ने जानना चाहा कारण कि क्या कारण है इसके पीछे। तो इस जो डीएस को बनाने वाली जो टीम थी, जो सेकंड जो टीम थी, उसके एक मेंबर ने फिर बाद में एक्सेप्ट किया था कि ये जो मेथड्स हैं दोनों के दोनों 90 के अराउंड में आए थे, लेकिन वो लोग इन दोनों अटैक्स के बारे में पहले से जानते थे और इन अटैक के बारे में एक्चुअली उनको एनएसए ने ब्रीफ किया था। लेकिन ये अटैक्स कभी भी पब्लिक डोमेन में उन्होंने नहीं किए थे, बट दे यूज टू नो दीज अटैक्स, ओके। और उसके लिए उन्होंने बताया भी बाद में कि जैसे स्टडी भी किया गया कि जो लूसीफर एल्गोरिथम थी, जो ओरिजिनल वाली 128 बिट का जो इस्तेमाल करती थी की, तो जो लूसीफर थी उसको अगर आप डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस उस पर लगाएंगे तो आपको केवल 256 प्लेन टेक्स्ट चाहिए होंगे, ओनली 256 प्लेन टेक्स्ट, ओके। जब आपका डीएस केवल 8 राउंड का था, जिसमें 8 राउंड का एक्चुअली 8 राउंड वर्जन था, लूसीफर में राउंड कम थे, ओके। तो अगर आप लूसीफर का 8 राउंड का वर्जन आप इस्तेमाल करेंगे तो 256 बिट में ही 256 प्लेन टेक्स्ट में ही आप लूसीफर को ब्रेक कर लेंगे। लेकिन उसी के इक्विवेलेंट जो 8 राउंड का डीएस है
ध्यान रखना DS 8 राउंड का जो है ना वर्जन 8 राउंड वाले वर्जन की बात कर रहे हैं हम, जबकि ये DS 16 राउंड का है जो ओरिजिनल वर्जन है, जो मार्क स्टैंडर्ड है वो। तो उसे भी ब्रेक करने के लिए 2 की पावर 14 चोजन प्लेन टेक्स्ट चाहिए होते हैं। ओके, कहाँ 256, जिससे जितने इतने प्लेन टेक्स्ट आपको मिल जाएं चोजन प्लेन टेक्स्ट, तो आप लूसीफर को ब्रेक कर सकते हैं। और कहाँ केवल 8 राउंड वाला ही DS को ब्रेक करने के लिए आपको 2 की पावर 14 चोजन प्लेन टेक्स्ट चाहिए, और अगर आपको 16 वाला ब्रेक करना है तो आपको 2 की पावर 47 चोजन प्लेन टेक्स्ट चाहिए। तो इससे साफ साफ लगता है कि डिफरेंशियल अटैक के अगेंस्ट में लूसीफर उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन DS स्ट्रांगर हो गया। तो ये उसी बात का एविडेंस है जो एक्चुअली उन्होंने एविडेंस के तौर पर कहा भी था, कि ये उसी बात का एविडेंस है कि ये जो पर्सन्स थे जो जो टीम में इन्वॉल्व थे वो अवेयर थे इन अटैक्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंशियल और लीनियर टाइप के अटैक्स के बारे में दे वर अवेयर अबाउट ऑलरेडी, और इसी अवेयरनेस इसी को ध्यान में रख के एक्चुअली उन्होंने एस बॉक्सेस बनाए हुए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इनपुट था कि डिफरेंशियल कैप्टानालिसिस अटैक को हराना है, लीनियर कैप्टानालिसिस अटैक लॉन्च नहीं होने देना है, इन दोनों अटैक्स से बचाना है हमारे मेथड को, लूसीफर को जो या इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लूसीफर हो उसको हमें इस अटैक से बचाना है। तो उसी को ध्यान में रख करके एक्चुअली DS की जो एंट्रीज थी वो क्रिएट की गई थी, और यू कैन से दैट नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि लोग पहले से इन अटैक के बारे में जानते थे, तो इसीलिए DS में इसके अगेंस्ट में डिफेंस मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डाल दी गई थी। ठीक है, तो दैट्स वाई DS इज रेजिलियंट और रेसिस्टेंट अगेंस्ट दीज अटैक्स। ओके, एनी क्वेश्चन? नाउ एक डेफिनेशन है छोटी सी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये बहुत काम आएगी आगे, और हमेशा ये डेफिनेशन कई सिफर्स को इवेल्युएट करने में इस्तेमाल होती है, वो है एवलांस इफेक्ट। तो इट इज़ एक्चुअली ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी। सो जब भी आप कोई भी एक सिफर बनाते हैं, तो अगर आप उसे इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आपका सिफर स्ट्रांग है कि नहीं है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको जब सिफर बनाना है तब आपको ध्यान रखना पड़ता है, सैनन ने कहा था कि कन्फ्यूजन डिफ्यूजन को स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस करना है आपके मैकेनिज्म में, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन डिफ्यूजन आना चाहिए। लेकिन आपने अपनी तरफ से सोचा कि हमने स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन डिफ्यूजन इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है? तो इसे कैसे चेक करेंगे? तो इसे चेक करने के लिए एक्चुअली हमारे पास है फिर एवलांस इफेक्ट। आप अपने मेथड में एवलांस इफेक्ट चेक कर सकते हैं। तो एवलांस इफेक्ट क्या है? इफ़ ए चेंज इन 1 बिट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट और 1 बिट ऑफ द की प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मैनी बिट्स ऑफ द सिफर टेक्स्ट। सो ये इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट में या की में 1 बिट का चेंज कर दें, तो सिफर टेक्स्ट में मल्टीपल बिट्स का चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि आपके मेथड में आपका जो एल्गोरिथम है वो एवलांस इफेक्ट शो कर रहा है। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी पेयर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। लेट मी टेल रिपीट अगेन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो सपोज आपने एक सिफर बनाया, सी इंक्रिप्शन मेथड सी बनाया। ओके, आपने इधर इनपुट दिया लेट से आई, और आउटपुट आपने O जनरेट किया, या I1 O1 कर लेते हैं। ओके, नाउ अगर मैं इसी इनपुट I में 1 बिट चेंज कर दूं, कोई सी भी 1 बिट, केवल 1 बिट, और नया इनपुट को मैं बोल रहा हूं लेट से I1 डैश। क्या है I1 और I डैश में डिफरेंस? 1 बिट का डिफरेंस। सिर्फ मैंने 1 बिट का डिफरेंस किया तो और C को फीड किया, और जब आउटपुट आया मेरा O1 डैश, तो आउटपुट में इन दोनों के आउटपुट में जो डिफरेंस है वो मल्टीपल बिट का हो। मतलब मैंने केवल इनपुट में 1 बिट बदल दी, 1 बिट चेंज करके इनपुट कर दिया, तो आउटपुट में ज़्यादा बिट का चेंज आ गया। मतलब पहले जो बिट थी, लेट से ऐसा हो सकता है कि इसमें 4 बिट बंद थी, अब 8 बिट बंद हो गई, या 4 बिट्स अलग अलग बदल गई, 4 बिट बदल गई, या 6 बिट चेंज हो गई एक साथ। क्या यहाँ पर मैंने केवल 1 बिट में चेंज किया, आउटपुट में जब चेंज आया तो मल्टीपल बिट्स में चेंज दिख रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर ऐसा है कि आपके मेथड में केवल आपने इनपुट में 1 बिट का अगर चेंज कर देते हो, या की में 1 बिट का चेंज कर देते हो, तो आउटपुट में मल्टीपल बिट का चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे कि हमारे मेथड में स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट है। ठीक है,
और ये एवलांस इफेक्ट बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब रफली हाफ नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो जाना चाहिए। इनपुट में एक बिट का चेंज करने पर रफली हाफ नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो 64 बिट का है तो 32 बिट्स में डिफरेंस आ जाना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस जो ना इसी थ्योरी पर बेस्ड होता है कि आपके इनपुट्स में सो डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में हम एक्चुअली करते क्या है कि इनपुट्स को मैं एक एक बिट का चेंज करके देखते हैं और मैं ऑब्जर्व करते हैं कि आउटपुट में बिट्स में कितने का चेंज आता है, और यही जानकारी जो है ना इनपुट के तौर पर डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस में इस्तेमाल होती है अटैक करने के लिए। पूरा हम एक टेबल बनाते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और उसके बेस पर अटैक करते हैं। ओके, लेट मी रिपीट अगेन, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इनपुट में एक बिट का चेंज हो, जैसे मान लीजिए एक बिट का चेंज से मतलब मेरा है कि इनपुट मैंने दिया 100 ये था और आउटपुट आया लेट से ये सी में, और अब अगर मैं इनपुट दूं 1001, मैंने एक बिट चेंज किया सिर्फ यहाँ, और अब यहाँ पर ऐसा ना हो कि आउटपुट में भी एक ही बिट बदले कोई सी, यहाँ पे ज़्यादा बिट बदल जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 ही रही, ये 0 हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ कौन कौन सी बिट चेंज होगी। मैंने यहाँ एक बिट में बदलाव किया है, इसमें केवल इस बिट में बदलाव किया, और यहाँ कितनी बिट में बदलाव हो गया, अब ये बिट बदल गई, ये भी बिट चेंज हो गई, आप देख सकते हैं ये 0 हो गया, ये बिट एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये बिट भी बदल गई, मतलब 3 बिट बदल गई। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट बेटर एवलांस इफेक्ट है या ज़्यादा एवलांस इफेक्ट है इन कंपेरिजन टू अगर ऐसा हो तो। लेट से मैंने यहाँ इनपुट दिया 1000 और आउटपुट लेट से आया 1011, लेकिन एक दूसरा मेथड है लेट से सीडेस है, उसमें मैंने क्या किया, एक बिट चेंज की 1001 इनपुट दिया और आउटपुट में सिर्फ एक जगह डिफरेंस आया 101, ये वाली आखिरी बिट थी वो 0 हो गई सिर्फ, मतलब एक बिट में चेंज आया केवल। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट क्या कहता है कि इनपुट में एक बदलाव से आउटपुट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट। और स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट एक्चुअली मेजर होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप कितनी कॉम्प्लेक्स है, या ये कहिए कि एक बिट के चेंज करने पर यहाँ कितनी बिट्स में ज़्यादा चेंज आता है, कितनी ज़्यादा बिट्स डिपेंड करती हैं एक सिंगल बिट पर। तो जितना ज़्यादा एवलांस इफेक्ट होगा उतना ही इनके बीच की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होगी और आपका मेथड उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा। और ये उतना ही डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस या लीनियर क्रिप्टोनालिसिस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट होगा। ओके, क्योंकि इसी थ्योरी पर, इसी डिफरेंस के बेस पर आपके डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक करता है एक्चुअली आपके मेथड को। और अगर हम ये एवलांस इफेक्ट ज़्यादा डाल देंगे तो इससे क्या होगा, आपका मेथड ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। नाउ एक और डेफिनेशन है इसी से मिलती जुलती। अब हमने क्या किया कि ज़्यादा बिट्स चेंज हो, दूसरी डेफिनेशन है वो कहती है स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट, जो कि आइडियल डेफिनेशन है। आइडियली वो क्या कहती है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ नंबर, कोई भी बिट के बदलने की प्रोबेबिलिटी हाफ होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं एक बिट बदल दूं केवल यहाँ पर, जैसे आउटपुट यहाँ था, ये था, तब ये आउटपुट आया, अब मैंने एक बिट बदली तो इस बिट के भी चेंज होने के चांस 50% हो, मतलब ये भी बिट चेंज हो सकती है 50% प्रोबेबिलिटी के साथ, और इस बिट का भी चेंज 50% प्रोबेबिलिटी के साथ ये भी बदल सकती है। दैट मीन्स एवरी बिट मे चेंज विथ एग्जैक्टली हाफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो नॉर्मल एवलांस इफेक्ट है उसमें क्या है कि बिट्स हाफ से या ज़्यादा से या कम से प्रोबेबिलिटी से चेंज हो सकती है, हम यहाँ करें आइडियली हाफ, तो रफली हाफ नंबर ऑफ एग्जैक्टली 50% बिट्स चेंज होंगे और 50% बिट्स चेंज नहीं होंगे, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट। डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। और स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट अगर हमें मिल जाए तो वो तो डिजायरेबल है, लेकिन आइडियल कंडीशन है एग्जैक्टली हाफ प्रोबेबिलिटी वाला ऐसा डिजाइन करना बहुत इंपॉसिबल है। ये तो केवल जब रैंडम इनपुट होगा, इनपुट रैंडम और आउटपुट रैंडम है, तभी पॉसिबल है ना। ये रिलेशनशिप तो तभी होगी ना कि कोई भी एक बिट बदलो लेकिन कोई भी बिट बदल जाती है, 50% चांसेस हैं, तो ये रैंडम में ही पॉसिबल है। तो स्ट्रिक्ट एवलांस इफेक्ट आपका एक तरीके से एक थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन है जो कि थ्योरेटिकल स्टडी में यूजफुल होती है। मेन है आपका एवलांस इफेक्ट। तो एवलांस इफेक्ट इज ऑलवेज ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो किसी भी इंक्रिप्शन सिस्टम में एवलांस इफेक्ट अगर जितना अच्छा है उतना ही वो मेथड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और क्रिप्टोनालिसिस के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट होगा। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं।
आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 DES डिस्कस करेंगे फिर।